नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जोशीमठ सरकार के नए आदेशों के कारण चर्चा में बना हुआ है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कोई भी एक्सपर्ट या उच्च अधिकारी मीडिया से इस विषय में कोई बात नहीं करेगा। साथ ही सरकार ने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में कुछ मीडिया चैनल को बंद किया जा सकता है क्योंकि वो मिसलीडिंग और सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अंदरूनी खबरों की बात करें तो सरकार को कुछ उच्च अधिकारियों तथा कुछ कॉर्पोरेट जगत के बड़े खिलाड़ियों के नाम मिले हैं। सरकार नहीं चाहती इन व्यक्तियों के नाम जनता के सामने आए क्योंकि इससे सरकार की प्रशासनिक नीति पर उंगली उठाई जा सकती है। सरकार नहीं, सरकार के सिस्टम में है खामियां। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि खामियां कहाँ कहाँ पे हैं। जोशीमठ जो कि उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है, जहाँ पर लगभग 2022 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 63,000 जनता रहती है। इसके साथ ही समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से ऊपर की है। इसके साथ ही इंडिया चाइना बॉर्डर जो है इसके करीब है और स्ट्रैटेजिक रोड जो इंडिया को तिब्बत के एरिया से जोड़ती है वो यहाँ पर है। इसके साथ ही हाल ही में एनटीपीसी का ग्रीन हाइड्रो प्रोजेक्ट भी वहाँ पे चल रहा है। दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट या फिर परियोजना जब चालू होती है तो उससे पहले एक रिसर्च कमेटी बैठाई जाती है जिसके तहत वहाँ पे ये प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं होगा इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की जाती है। 1976 में एक रिपोर्ट आई थी, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, जिसके तहत उत्तराखंड एक ऐसे सेंसिटिव एरिया जोन में पड़ता है जहाँ की मिट्टी रेतीली है और लैंडस्लाइडिंग पे बसी हुई। लैंडस्लाइडिंग पे बसे होने के कारण वहाँ पर हाई वाइब्रेशन या माइनिंग करने से भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। ये जोशीमठ की मिश्रा कमेटी ने पहले ही बता दिया था, 46 साल पहले ही। उसके बावजूद भी अन्य भी बहुत सी जांचें हुई जिनको नज़रअंदाज करते हुए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ और उसके साथ ही एनटीपीसी के ग्रीन हाइड्रो प्रोजेक्ट को सहमति दे दी गई, जो कि एकदम गलत था क्योंकि एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट के टनल के करीब हुई हैं, जिसकी वजह से लगभग 800 से 900 घर प्रभावित हुए हैं। हालांकि सरकार ने वहाँ पर राहत शिविर लगा रखा है जिसमें 450 रुपये प्रति व्यक्ति जो खुद से अपना खाना बना सकते हैं उनको दिया जा रहा है और अपना सामान शिफ्ट करने वालों को लगभग 5,000 रुपये सामान शिफ्टिंग के लिए प्रति परिवार दिए जा रहे हैं। कि हमारे सिस्टम में नहीं, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो करप्ट हैं। सरकार आती है जाती है लेकिन हर एक सरकार में करप्शन होता है, लेकिन सबसे बड़ी कमी सिस्टम की होती है। जो हमारे उच्च अधिकारी अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में ये नहीं देखते कि जनता के साथ क्या हो रहा है। सोचिए, अगर ये भूस्खलन की घटना बरसात के मौसम में हुई होती तो जान माल की हद से ज़्यादा हानि होती। पहली रिपोर्ट देख लेते पूरी। जोशीमठ की मिट्टी रेतीली है जो कि लैंडस्लाइडिंग के पत्थरों पर बसी। ये 18 सदस्यों की कमेटी थी जिन्होंने पूरी रिपोर्ट दी। 1500 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण लैंडस्लाइडिंग की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं समुद्र तल से। अलकनंदा और धौलागिरी जो नदियां हैं वो अपने किनारों को काटते हुए लैंडस्लाइडिंग की घटनाओं को बढ़ाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पॉपुलेशन के बढ़ना भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट देखते हैं। 2006 में वारदिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ने अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा था, उचित जल निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण भी यह एक बड़ा रीजन हो सकता है। और इल्ड कंस्ट्रक्शन मतलब कि बिना मैपिंग के बिल्डिंग्स या फिर घर बनाना भी एक रीज़न हो सकता है। उसके साथ ही ब्लास्टिंग और ट्रांसपोर्ट का भी इस पर असर हुआ है, जैसे कि स्ट्रैटेजिक रोड जो कि इंडिया और तिब्बत को जोड़ता है, जहाँ पर हमारा चाइना बॉर्डर है। व्हीकल्स को ले जाने और हमारी सेना को वहाँ पर स्टैब्लिश करने के लिए बहुत मदद की उसने, इसलिए उसको सहमति दे दी गई, लेकिन फिर भी उसके माध्यम से भी कुछ रीज़न बन सकते हैं। आए दिन जोशीमठ के में जो एनटीपीसी प्रोजेक्ट है उसके तहत आंदोलन भी चले हैं। जोशीमठ बचाओ क्षेत्रीय लोगों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जिन्होंने एनटीपीसी प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए सरकार से कई बार अपील की, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी।
हम एनटीपीसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें। एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अप्रूवल 2006 में मिला, जिसका मेन काम बिजली पैदा करना था, जिसके लिए वहाँ पर टनल्स बनाई जा रही थी। और टनल्स बनाते हुए जब ड्रिलिंग की जा रही, सतह के नीचे एक जो कुआं होता है उसमें एक छेद हो गया, जिसमें प्रति सेकंड 700 से लेकर 800 लीटर पानी डिस्चार्ज होता था, जो कि मौजूदा हालत में कम हुआ है, 163 लीटर प्रति सेकंड हो गया है मौजूदा हालत में। लेकिन 2006 की बात है और आज 2023 चल रहा है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, ये कह के कि फॉल्ट मशीनिंग का हवाला देकर। लेकिन मेन रीज़न वो एक्वाफायर ही था, जो के नीचे जो कुआं था। इसके बाद 2009 में प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट किया गया, जिसे पर्यावरण मंत्रालय ने 2012 तक बैन कर दिया। मगर 2013 में स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल दे दिया और ये फिर से स्टार्ट हो गया। मौके पे जो घटनाएं हुई हैं, जो 800 घरों में दरारें आई हैं, वो इस टनल के अगल बगल के ही घर ज़्यादा थे, 500 मीटर के एरिया के अंदर में, जिसके तहत एनटीपीसी ने इन सभी एलिगेशन को डिनाई किया है और उन 250 मीटर के एरिया में जो भी घर आ रहे हैं उनको हम भवन बीमा देंगे, जबकि जनता का कहना है कि 500 वर्ग मीटर के एरिया में बीमा दिया जाए। इसके साथ यहाँ चारधाम सड़क परियोजना चल रही है, जिसके तहत जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 46 किलोमीटर से घट के 30 किलोमीटर रह जाएगी। ये सभी कारण यही बताते हैं कि हमारी सरकार में नहीं, हमारे सिस्टम में करप्शन मौजूद है। कुछ बड़े अधिकारी अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में बड़ी आपदाओं को न्योता देते हैं और जिसके शिकार भारत की जनता होती है। सर, ये भी देखा गया सरकार परियोजनाओं में पैसे खर्च करती है पर जनता तक उनका लाभ नहीं पहुंचता। इनके भी पीछे उच्च अधिकारियों का हाथ होता है। 2G घोटाला जो था, जिसमें CAG हैं विनोद राय, उन्होंने कहा कि 2G नीलामी में लगभग 2.72 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। जांचें हुई, 18 लोग गिरफ्तार हुए, 3 कंपनियों पर आरोप लगे, 1500 पेज की चार्जशीट तैयार हुई। लास्ट में ये हुआ कि कोई भी आरोपी नहीं निकला। हालांकि जो कुछ भी हुआ था वो सही तरीके से हुआ था। आज तक कोई भी घोटाले का मुख्य व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। ये सब चीज़ें बताती हैं कि हाँ, करप्शन है और बहुत बड़े पैमाने पे है। आखिर इतनी बड़ी जांच हुई, इतना पैसा बर्बाद हुआ। मैं आपको बता दूं कि जो कंपनियां इससे प्रभावित हुई हैं, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अपना स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनी को देती है, वो इस समय घाटे में चली। 15 करोड़ की कंपनी वो है। हालांकि वो मौके पे चल रही है, माइनस में बेशक है, लेकिन कुछ कंपनियां तो एकदम से मार्केट से गायब भी हो गई, जैसे एयरसेल का मार्केट कैप 1,55,000 करोड़ था। उसके साथ ही टाटा इंडिकॉम की बात करें तो 55 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप था। इसके बाद यूनिनार की बात करें तो इसका मार्केट कैप 1,04,069 करोड़ रुपए था। मान लीजिए अगर ये कंपनियां बंद नहीं होती तो सरकार को टैक्स देती किसी ना किसी तरीके से, और उसके बाद सरकार आगे बढ़ती। लेकिन 2G घोटाले के चक्कर में ये सब कंपनियां बंद हो गई। इसके साथ ही कुछ IAS अधिकारियों ने भी अपना इस्तीफा देते वक्त कुछ बातें कही हैं। 2005 में राजन सिंह IAS जो थे, उन्होंने इस्तीफा देते हुए लिखा कि सिस्टम काम नहीं करता, हम इसे फिक्स नहीं कर सकते, सारे लोग लाचार और बेबस दिखते हैं, एक नाकारे लोगों की पूरी लेयर है जो योग्यता और क्षमता से स्तरहीन है। ये राजन सिंह IAS 1997 बैच के अधिकारी हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। 2005 में ये इस्तीफा दिए और ये कहते हैं कि सिस्टम काम नहीं करता, हम इसे फिक्स नहीं कर सकते, सारे लोग लाचार और बेबस दिखते हैं, नाकारे लोगों की पूरी लेयर है, वो योग्यता और क्षमता से स्तरहीन है। ये बताता है कि सिस्टम में करप्शन में लोग घूस घास दे के अपनी नौकरियां पा गए हैं और अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, और जिसमें बड़े अधिकारी लपेटे में आ जाते हैं और उनसे जवाबदेही पूछी जाती है, और बड़े नेता भी। लगभग
13 IAS अधिकारी अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, कोई न कोई कारण और रीज़न बता के। मैं उनके नाम गिना दे रहा हूँ। 2009 में IAS बैच तमिलनाडु के टॉपर थे जो शशिकांत सेंथाले। 2019 में उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफा देने का मुख्य कारण निजी वजह या कारणों को बताया गया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा दौर में जब हमारे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सभी संस्थाएं अभूतपूर्व तरीके से समझौता कर रहे हैं, ऐसे में उनका काम जारी रखना अनैतिक है। ये उनके शब्द थे उनकी रिपोर्ट में। उसके बाद हैं कन्यन गोपीनाथन, इन्होंने इस्तीफा दिया। फिर 2010 में सबाहत आजिम, 2010 में पर्सनल बिजनेस के चक्कर में इन्होंने इस्तीफा दिया। फिर रानी नागर थी, हरियाणा कैडर से हर्षमंदर थे 2002 में। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता थी अरुणा राय। 2011 में इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि 1974 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। 2011 में अपने इंटरव्यू में इन्होंने कहा, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें कोई एक शख्स कुछ सीखे नहीं, लेकिन IAS सेवा ने मुझे वो सिखाया जो मैं सीखना नहीं चाहती थी। सब चीज़ें बताती हैं कि हाँ, क्या झेला होगा उन्होंने अपने समय में, अपने कार्यकाल में। यूपी के IAS रेणुका कुमार ने त्याग पत्र दिया भारत सरकार को, सचिव पद पर तैनात थी वो, आप समझ सकते हैं। इससे पहले IAS विकास जेठावल जो थे उन्होंने दिया। फिर 11 में ज्योतिका पटनाकर 1988 बैच के अधिकारी थे, लगभग 46 साल की नौकरी कर करके इस्तीफा दे रहे हैं। राजीव अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। ये सब चीज़ें बताती हैं कि हाँ, हमारे सिस्टम में करप्शन मौजूद है। सरकार को अपनी नई नीतियों को अपनाने से पहले अपने सिस्टम में सुधार करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति एक पढ़े लिखे व्यक्ति को लीड करेगा तो कितने बढ़िया से लीड करेगा, आप समझ सकते हैं। तो जहाँ तक चाहिए कि अगर कोई भी किसी को मंत्रालय दिया जा रहा है तो कम से कम उसको कुछ तो अनुभव होना चाहिए उसके बारे में कि क्या कैसे होना चाहिए। इतनी जांच कमेटी बैठने के बावजूद भी जोशीमठ में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने को सहमति दे दी गई। तो ये बातें बताती हैं कि हम उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने प्रोजेक्ट से मतलब है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट में के एडवर्टाइजमेंट में या फिर चुनाव के दौरान जो पैसा खर्च होता है वो बड़े उद्योगपति ही खर्च करते हैं। बाद में उनसे वादे किए जाते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तब आपको प्रोजेक्ट दे दिए जाएंगे, आप किसी भी क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं। हालांकि प्रोजेक्ट के पीछे वो अपनी रकम वापस करते हैं, वो जो कि ठीक है, लेकिन बिना जांच के और जांच कमेटी बैठाने के बावजूद भी उन रिपोर्टों को नज़रअंदाज करके उस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल देना ये तो गलत है और इस पे जांच होनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।